हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी DSSB के सिलेबस में भूगोल विषय से जुड़े हुए वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड वे कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन तथ्यों को भी हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। सौरमंडल से विभिन्न ग्रह, कौन कौन से विभिन्न ग्रह हैं, इसके अलावा ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन की बात हमने की, मौसम में परिवर्तन की बात की, दिन रात कैसे होता है पृथ्वी में। हमने यह भी देखा कि देशांतरी रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, मानक समय क्या होता है पूरी दुनिया में। यानी यदि हम ग्लोब की बात करें तो किसी भी स्थान पर उस समय, उस स्थान का समय क्या है, ये भी, इसकी गणना कैसे की जाती है, हमने यह भी देखा था। ठीक है, फिर हमने पृथ्वी में संचलन कैसे होता है यह समझा, कैसे बहिर्जात अंतर्जात बल कार्य करते हैं, पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में हमने जाना, भूकंपीय स्थितियां कौन कौन सी हैं ये समझा, वलन का निर्माण कैसे होता है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। हमने यह भी देखा कि पठार, मैदान, पर्वत, इनमें क्या क्या अंतर है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग यूट्यूब एग्जाम जो यूट्यूब चैनल है उसी पर विजिट करिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा है। यानी हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे वायुमंडल की संरचना हुई है। सबसे पहले हमने वायुमंडल देखा, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किन किन घटकों से मिलकर बना है, जिनमें हमने प्रमुख घटकों के बारे में चर्चा की थी। जलवाष्प के बारे में पढ़ा, एरोसॉल के बारे में पढ़ा, गैसीय कौन कौन सी गैस हैं, जैसे हमने कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रकार की गैसों के बारे में जानने की कोशिश की थी। अब आज ठीक उसी का अगला क्रम हम पढ़ेंगे कि तापीय आधार पर जो वायुमंडल का विभाजन किया गया है, वायुमंडल को विभिन्न परतों में वर्गीकृत किया गया है। हमने देखा था कि कैसे तापीय आधार पर वायुमंडल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। और हमने देखा था कि ये क्रमशः क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल थे। ठीक है, और इसे हमने समझने की कोशिश की कि कैसे इनका क्रम डिवाइड हुआ है। और सबसे पहले जो क्रम आता है तापीय आधार पर वर्गीकरण में, वह है क्षोभमंडल, जिसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि हर मंडल की अपनी एक खास विशेषता है, इस आधार पर हम हर मंडल को क्रमशः समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में जो पहला मंडल है यानी क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, जिसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। तो इसके विभिन्न नाम कैसे पड़े हैं, किन आधारों पर पड़े हैं, किन किन विशेषताओं के आधार पर पड़े हैं, ये भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। यानी बेसिकली आज हम क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, तापमान के आधार पर वायुमंडल के वर्गीकरण में जिन 4 मंडलों की हमने बात की थी, उनमें पहला क्रम है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल भी कैसा पहला क्रम है ये जानिए। तो देखिए, जब पृथ्वी की हम बात करते हैं, मान लीजिए यह अर्थ है यानी यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब इस प्रकार वायुमंडल में डिवाइडेशन किया गया है ना, इसमें विभाजन किया गया है। जो 20 किलोमीटर तक की पहली परत है, लगभग 20 किलोमीटर की जो पहली परत है, उसे ही हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो 20 किलोमीटर तक की परत क्षोभ मंडल में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इस पूरी परत के भीतर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में हम समझेंगे, इसके प्रक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की यदि हम बात करें, पृथ्वी की सतह से ऊपर 20 किलोमीटर की, लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्षोभ मंडल के रूप में जाना जाता है। इसके नाम की बात करें, इसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, यहां ट्रोपोस शब्द है जो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर भी ऐसे ही नहीं आ गया है, जैसे इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसके सारे नाम आप यहां पर लिख लीजिए, परिवर्तन मंडल,
और इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। अब इनके नामकरण के पीछे की क्या वजह है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से आगे निकलता है विक्षोभ मंडल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे इसके ट्रोपोस्फियर शब्द की, कि इसका नाम ट्रोपोस्फियर क्यों रखा गया, तो यहाँ जो शब्द है ट्रोपोज, ध्यान रखें यहाँ ट्रोपोज शब्द इंपॉर्टेंट है। स्फीयर यानी एक गोल आकृति की बात की जाती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो चारों तरफ यह एक ऐसे स्फीयर के रूप में कार्य करता है। जब बात की जाएगी ट्रोपोज शब्द की तो ध्यान रखिएगा यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण। और जब सारी चीजें आपस में कुछ गुथ जाएं, ऐसी कुछ मिक्स हो जाएं, तब इसे हम क्या कह देते हैं, मिश्रण, ठीक है। इस वजह से ट्रोपोस्फियर में देखिए ग्रीक भाषा के शब्द ट्रोपोज जिसका मतलब है मिश्रण, इस वजह से इस मंडल को मिश्रण मंडल भी कहा जाता है। मिश्रण मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण के साथ साथ यहाँ जलवाष्प, एरोसोल, विभिन्न प्रकार की गैसों की कण आदि के मिश्रण की वजह से इसे मिश्रण मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रोपोज किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, और इसी से आगे इसे क्या कहते हैं हम, मिश्रण मंडल भी कहते हैं, ठीक है। मिश्रण, बहुत अधिक मिश्रण की वजह से आसपास क्या होगा, विक्षोभ भी उत्पन्न होता है, टर्बुलेंस उत्पन्न होता है, इस वजह से इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। फिर आते आते इसे क्षोभ मंडल कहा जाने लगा। इसे परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, इसके पीछे की एक वजह यह है कि पृथ्वी के इसी हिस्से में, या सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वायुमंडल का यह जो सबसे निचला हिस्सा है, या पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से की बात करें, वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें, तो यहां पर जो गैसें पाई जाती हैं, यहां पर या वायुमंडल की इस कुछ खास किलोमीटर में, खासकर ध्यान रखिए इस हिस्से में, थोड़ा सा और अंदर की ओर आएंगे आप 20 किलोमीटर से भीतर, तो यहां पर जो गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के तापमान में, इन गैसों के घनत्व में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन गैसों के घनत्व में, इन गैसों के वायु दाब में और इन गैसों की कणों आदि में, हाँ, तापमान में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। और इतने परिवर्तन की वजह से हमने देखा एरोसोल में भी परिवर्तन होगा। एरोसोल में परिवर्तन होने के साथ साथ यहां जलवाष्प में भी परिवर्तन होगा, और इन सभी के परिवर्तन की वजह से, जलवाष्प में होने वाले परिवर्तन की वजह से, एरोसोल में होने वाले परिवर्तन की वजह से, तापमान में होने वाले परिवर्तन की वजह से इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल कहा जाता है। तो सबसे सटीक शब्दों में यदि आपसे पूछा जाए कि इसका नाम परिवर्तन मंडल क्यों रखा गया, इसके पीछे की क्या वजह है, तो क्षोभ मंडल का नाम परिवर्तन मंडल इसलिए है क्योंकि इस वाले हिस्से में जो भी गैसें पाई जाती हैं उनमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प और एरोसोल में परिवर्तन होता है। इस वजह से इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल की खास विशेषता यह है कि यह मौसम में परिवर्तन होने के लिए सबसे उपयुक्त या उपयोगी परत है, या आप कह सकते हैं कि मानव के लिए, समस्त प्राणी जाति के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन के हिसाब से व्यक्ति यहाँ अनुकूलित भी है। तो यहाँ मौसम में परिवर्तन किस वजह से होता है, वह होता है यहाँ पर पाई जाने वाली जो दशाएं मौजूद हैं, जलवाष्प है, एरोसोल है, जिस प्रकार का तापमान मौजूद है, इसी हिसाब से यहाँ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। तो मौसम में परिवर्तन जो कि मानव के लिए जरूरी है, समस्त प्राणी जात के लिए जरूरी है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, यह सबसे उपयोगी परत है मानव के लिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात, या आप जब भी सम अप करें तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ यह परत समस्त प्राणी जात के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खासकर मानव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ मौसम में परिवर्तन की जो दशाएं हैं यही घटित होती हैं। तो मौसमी परिवर्तन की दशाएं कहां पर उपयुक्त हैं,
क्षोभ मंडल में उपयुक्त है और क्षोभ मंडल में ही मौसम परिवर्तन की दशाएं होती है। तो मौसम और जलवायु की दृष्टि से ये क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। ध्यान रखिएगा, मौसम और जलवायु की दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। ये तो हमने बात की थोड़ा सा नॉर्मल वे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो क्षोभ मंडल मौजूद है उसके बारे में। इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में अभी हमने चर्चा की भी कि इसकी कौन कौन सी खास विशेषताएं हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका नाम ट्रोपोस्फियर किसने दिया है, ध्यान रखिएगा टीजरेंस डिवो, टीजरेंस डिवो, इन्होंने इसका नाम क्या दिया है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में ही कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे क्षोभ मंडल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके चूंकि परतों में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, तो क्षोभ मंडल को कुछ मंडलों में या आप कह सकते हैं छोटे छोटे उपमंडलों में बांटने की बात कही गई। इसे 2 जोन में डिवाइड किया गया। क्षोभ मंडल को 2 जोन्स में डिवाइड किया गया और ऐसा माना गया कि हम इसे 2 जोन में डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसमें से लगभग 1 से 3 किलोमीटर की परत को कहा गया घर्षण परत। क्या कहा गया, घर्षण परत, माफ कीजिएगा, घर्षण परत। अब इसे घर्षण परत क्यों कहते हैं, इसे घर्षण परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए पृथ्वी की सबसे निचली सतह है और यहां पर जो हवा है, हवा की जो गति होगी या वायु की जो गति होगी और जो दिशा होगी, ध्यान रखिएगा वायु की गति व दिशा, इस पर क्या आरोपित होगा, घर्षण आरोपित होगा। किसके माध्यम से आरोपित होगा, पृथ्वी की सतह के माध्यम से या धरातल के माध्यम से। तो इस 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, इस 1 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जिसे क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत कहा जाता है, जिसे घर्षण परत कहा जाता है, हालांकि इसे निचली परत के रूप में जानते हैं। इसे घर्षण परत क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की धरातल की वजह से, पृथ्वी की धरातल के द्वारा हवा की गति और दिशा में क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, घर्षण परत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसके पीछे की क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में हमने एक और बात क्या कही कि मौसम और जलवायु की जो दशाओं में परिवर्तन होता है वह इसी मंडल में होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है, जलवाष्प क्या है, देखिए जब भी हम वर्षा की बात करते हैं, चाहे कोहरा की बात करें, ओलावृष्टि की बात करें, तुषार की बात करें, वर्षण की बात करें, संघनन की क्रिया की बात करें, वाष्पीकरण की बात करें, हालांकि इसका एक निश्चित क्रम है। जैसे सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर विभिन्न रूपों में वर्षण के रूपों के माध्यम से वह जल वापस पृथ्वी पर आता है। तो जो सबसे मुख्य दशाएं हैं मौसम के लिए, खासकर वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण के लिए, ओलावृष्टि के लिए या किसी भी अन्य चीज के लिए, कोहरा के लिए, वे कहां पर होती हैं, वे क्षोभ मंडल के भीतर ही घटित होती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि क्षोभ मंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह मंडल हमारे जो तापीय डिवाइडेशन है, तापीय वर्गीकरण है वायुमंडल का, उसमें सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। लगभग 20 किलोमीटर की परत में यह विस्तारित है। मौसम से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां, सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, जिनके बारे में भी हमने चर्चा की भी कि कैसे जो चक्रवात वाली घटनाएं हैं, जो तूफान वाली घटनाएं हैं, तड़ित झंझा वाली घटनाएं हैं, बहुत अधिक मात्रा में जल वृष्टि वाली घटनाएं हैं, वे सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कहां पर, किन परतों में। ठीक है, जैसे हमने पहली परत के बारे में पढ़ा कि इसे घर्षण मंडल कहा जाता है या घर्षण परत कहा जाता है। लगभग 1 से 3 किलोमीटर की यह निचली परत होती है। अब इस निचली परत में और भी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे ही हमने देखा कि धरातल के माध्यम से हवा की गति और दिशा में घर्षण उत्पन्न होता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हवा है, जो वायु है, वहां पर लगभग थोड़ी थोड़ी देर में हर हिस्से में वायु के रूप में जो परिवर्तन होगा वह भी देखने को मिलेगा।
जैसे ही हवा की गति और दिशा में हमने देखा घर्षण हुआ, इसका मतलब क्या है कि दैनिक जीवन में या इस परत में जो दैनिक परिवर्तन है वायु में वह देखने को मिलेगा। तो वायु के दैनिक परिवर्तन की वजह से भी यहां जो हवा है वह क्या होगी, अफेक्ट होगी, वह वायु अफेक्ट होगी। इसका मतलब इस हिस्से में जो हवा है, ध्यान रखें हम बात कर रहे हैं किसकी, घर्षण परत की, लगभग 1 से 3 किलोमीटर। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यह हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से में चूंकि धरातल के माध्यम से हवा में क्या हुआ, घर्षण हुआ। मान लीजिए इस तरफ से हवा प्रवाहित हो रही है, तो पृथ्वी की परत है, यह धरती की परत है, तो उस हवा में क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। और जैसे ही घर्षण होगा इसका मतलब हवा की गति और दिशा क्या होगी, प्रभावित होगी। तो निचली परत में घर्षण की वजह से इसकी हवा और गति में घर्षण के कारण इसमें क्या होता है, रुकावट उत्पन्न होगी। ध्यान रखिएगा, हवा में क्या होगी, रुकावट उत्पन्न होगी, यानी इस रुकावट की वजह से दैनिक परिवर्तन भी देखने को यहां मिलेंगे। ठीक है, निचली परत में तापीय प्रतिलोपन की क्रिया भी देखने को मिलती है। कैसे तापीय प्रतिलोपन की क्रिया देखने को मिलती है, तापीय प्रतिलोपन की घटना या तापीय प्रतिलोपन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें गर्म हवा अपेक्षाकृत हॉट एयर, गर्म हवा अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर होती है। कौन सी हवा के, ठंडी हवा के ऊपर होती है। यानी घर्षण के माध्यम से जो हवा गर्म हुई, जिस धरातल की हम के माध्यम से घर्षण की बात कर रहे हैं हवा में, जैसे ही घर्षण हुआ तो वह हवा गर्म होकर थोड़ा सा ऊपर पहुंची और उससे अपेक्षाकृत ठंडी हवा उसके नीचे आ जाती है। और जैसे ही अपेक्षाकृत जो ठंडी हवा है गर्म हवा के नीचे आती है, वाताग्र का निर्माण होता है। यह जो घटना है, यह जो प्रक्रम है, इसे तापीय प्रतिलोपन कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि तापीय प्रतिलोपन की घटना क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि तापीय प्रतिलोपन यानी क्या, जब गर्म हवा ऊपर उठकर अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है तो इसे तापीय प्रतिलोपन की घटना कहते हैं। आगे भी कुछ जो मंडल आएंगे उनमें भी तापीय प्रतिलोपन की घटना होगी, हम इसे देखेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी तापीय प्रतिलोपन की घटना कहां घटित हो रही है, निचली परत के आसपास, वहां 1 से 3 किलोमीटर के अंदर की बात कर रहे हैं। यहां पर तापीय प्रतिलोपन की घटना देखने को मिलती है। यह घटना यहां क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर की जो, इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे ऊपरी परत के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे निचली परत को हमने क्या कहा था, घर्षण परत कहा था। इसके ऊपर जो परत है, ऊपरी परत, इसे हम ऊपरी परिवर्तन के रूप में जानते हैं। और यहां पर जो दैनिक धरातलीय परिवर्तन है, जो हमने 1 से 3 किलोमीटर में देखा था, 1 से 3 किलोमीटर में दैनिक रूप में होने वाले धरातलीय परिवर्तन की जो क्रिया है, ये निचली परत में ज्यादा होती है, ऊपरी परत में इसका प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, यानी ऊपरी परत में क्या होगा, जो दैनिक परिवर्तन है वह आपको कम देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दैनिक धरातलीय परिवर्तन, धरातलीय परिवर्तन क्या होगा, ऊपरी वाला परत में न्यूनतम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, क्योंकि घर्षण नीचे वाली परत में हो रहा था। ठीक है, केवल इस परत में क्या ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो सेकंड क्रिया है, या आप कह सकते हैं जैसे आपने चक्रवात के बारे में पढ़ा होगा, प्रतिचक्रवात के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जो घटनाएं हैं ये दूसरी वाली परत में क्या होती हैं, ज्यादा देखने को मिलती हैं, ज्यादा महसूस की जा सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 3 किलोमीटर के ऊपर, लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर वाली जो परत है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं इसकी दूसरी परत। ठीक है, और ऐसे दूसरी परत में जो दैनिक धरातलीय परिवर्तन है वह न्यूनतम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ चक्रवाती, प्रतिचक्रवाती क्षेत्र जो है, यह परत इससे ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, इसके एक और बात आपको ध्यान रखनी है, क्षोभ मंडल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है वह यह है कि क्षोभ मंडल में जैसे ही आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो ऊंचाई की ओर बढ़ने के साथ ही प्रति 1000 मीटर पर, ध्यान रखिएगा, प्रति 1000 मीटर पर क्षोभ मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, ध्यान रखें, प्रति ऊंचाई की ओर आप जैसे ही क्षोभ मंडल में बढ़ेंगे, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान में
कमी देखने को मिलती है, तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। ये इसकी खास विशेषताओं में से एक है। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से क्या है, एक है कि जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रति 1000 मीटर में 6.7 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। अब यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहां जो तापमान में गिरावट हो रही है, तापमान में जो कमी हो रही है वे क्यों हो रही है, तो यहां तापमान में कमी की एक मुख्य वजह क्या है, यहां पर जो वायु है, जो हवा है, वायु के जो छोटे छोटे, वायु किससे मिलकर बनी है, गैसों से मिलकर बनी है। गैसों के जो कण हैं, इन गैसों के कणों के बीच क्या होगा, घनत्व, वायुदाब में कमी आती जाती है। जो गैसों के कण हैं उनमें घनत्व, वायुदाब और गैसों के कणों में क्या होगी, कमी, कणिकीय मात्रा में क्या होगी, कमी होती जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में जैसे ही क्षोभ मंडल में 1000 मीटर के ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे तो तापमान में गिरावट या तापमान में कमी देखने को मिलती है। खास बात, जो क्षोभ मंडल का सबसे निचला हिस्सा है, क्षोभ मंडल का जो हिस्सा है यह सौर्य किरणों की वजह से गर्म नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो गैस के छोटे छोटे अणु या छोटे छोटे आप कह सकते हैं कण है, निचला हिस्सा है जो यहाँ पर इन छोटे छोटे गैस के कणों के बीच संवहन की जो क्रिया होती है, परिचालन की जो क्रिया होती है, इन क्रियाओं के माध्यम से यह हिस्सा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की, क्षोभ मंडल के बारे में जानने की कोशिश की। क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी परत, ध्यान रखिए, ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपरी परत को या सबसे ऊपरी हिस्से को ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज मतलब यानी यह स्थिति जहां पर गैसों में होने वाला जो मिश्रण था वह यहां आकर क्या हो गया, पॉज हो गया, रुक गया। इसे रुकावट परत के रूप में भी जाना जाता है, यानी यहां पर मिश्रण में होने वाली जो यहां पर हलचल थी, मिश्रण थी, मिश्रण में क्या आ गई, रुकावट आ गई। क्योंकि हमने देखा ट्रोपोज का मतलब क्या था, ट्रोपोज का मतलब था मिश्रण, है ना, और यहां पर हो गया ट्रोपोपॉज, इसका मतलब मिश्रण में क्या हो गई, रुकावट उत्पन्न हो गई। यानी क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा ट्रोपोपॉज कहलाता है, जिसे क्षोभ मंडल के अंतिम परत के रूप में भी जानते हैं या ट्रोपोपॉज के रूप में जानते हैं। क्षोभ मंडल का यह हिस्सा यहां पर जाकर समाप्त हो जाता है और उसके बाद एक अगला हिस्सा आता है वायुमंडल का या तापीय आधार पर डिवाइडेशन का। जो दूसरी परत है वह है समताप मंडल। ठीक है, तो अगली क्लास में हम समताप मंडल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ट्रोपोपॉज के बारे में। ट्रोपोपॉज यानी वह स्थिति जहां पर जाकर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में एक खास स्थिति जहां पर जाकर मिश्रण क्या होगा, गैसों का जो हलचल, जो गैसों का मिश्रण था वह जाकर पॉज हो जाता है। यह भूमध्य रेखा पर लगभग 16 से 17 किलोमीटर तक पाई जाती है यह परत। यानी हम पृथ्वी में यदि भूमध्य रेखा पर है, बीच में है, तो उसमें वायुमंडल में क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी परत में ट्रोपोपॉज लगभग 16 से 17 किलोमीटर पर होगी। ठीक, जैसे ही आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे तो ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई है वह भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसके बारे में हमने चर्चा की है। हो सकता है आपसे कहीं ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है, तो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई के रूप में ध्यान रखिए, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई लगभग 16 से 17 किलोमीटर तक होगी और ध्रुवों पर बात की जाएगी तो ध्रुवों पर यह आपको ध्यान रखिएगा और कम होते होते लगभग आपको कहीं 9 कहीं 10 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सारी जो भी इससे रिलेटेड तथ्य थे वह भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट है भूमध्य रेखा के बारे में। ठीक है, तो मिश्रण जहां जाकर रुक गया उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो इस क्लास को भी यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे समताप मंडल के बारे में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।